जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी के आने की वजह से ये पूरी टीम अलर्ट हो गई थी, पर एमसी बोलता है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। हमारा ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होता है जहां किम जेओन और मॉन्स्टर हंटिंग टीम एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ चुकी है और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोलता। तो इस चुप्पी को तोड़ने के लिए फैटी की वाइफ हंसते हुए कहती है, माफ करना, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है तो यहाँ पर आपको एक ही जगह पे बैठना पड़ेगा। तो बेसबॉल हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो बढ़िया है, वैसे भी हम ही लोग बिना बताए आ गए हैं। और मैं ये काली टी शर्ट वाले का नाम भूल गया, अरे इसका नाम मैंने रखा था बेसबॉल बैट। हाँ, अब इसको हम बैट बोलेंगे, चमगादड़। आर्चर भी इन लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए स्माइल दे रही थी, पर चमगादड़ तो बस इनको घूर ही जा रहा था। पीछे से फैटी आता है, वो अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए हुए था और वो हंसते हुए कहता है, ऑलराइट, फूड आ चुका है तो ये लो। यहाँ पे उसकी वाइफ भी पीछे मुड़ के देखती है और उसकी हेल्प कराने लगती है। और यहाँ पर सभी लोग किम जेओन को छोड़ के बाकी सब बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे और वो तिरछी तिरछी नजरों से खाने की तरफ देख रहे थे। पूरी टीम एक ही चीज सोच रही थी, कितनी अच्छी खुशबू है, खाने में आखिर है क्या। यहाँ फैटी की वाइफ थोड़ा शर्माते हुए और अपना सर खुजाते हुए कहती है, हाँ, मुझे नहीं पता कि अभी मैंने ये जो आपके लिए बना है ये आपको पसंद भी आएगा कि नहीं। यहाँ अपने खाने को लेके ये तो थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर हमें यहाँ खाना दिखाता है, बिल्कुल चमकदार लग रहा था। ये तो ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान के सारे तारे इस खाने में ही लगा दिए हैं। फिर हमें यहाँ पे आर्चर को दिखाते हैं, वो यहाँ एग रोल्स को देख के लार टपका रही होती है और उसी की तरफ अपने चॉपस्टिक बढ़ाने लगती है। वो अपनी लार साफ करते हुए कहती है, अरे ये तो ठीक है, अरे ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा खाना। आखिर इनको अच्छा भी क्यों नहीं लगे, इस अपोकलिप्स में इन लोगों को खाने को लेकर कोई चॉइस थोड़ी होती है, इन्हें जो भी मिले वही खाना पड़ता था। और यहाँ तो इनके लिए दावत लगा दी गई है। यहाँ एक नोटिफिकेशन आती है, पार्क हेवन का ट्रस्ट 50 हो चुका है। इस नोटिफिकेशन को देख के एमसी सोचता है, फैटी से पहले उसकी वाइफ का ट्रस्ट लेवल 50 हो गया। और यह सिस्टम को भी मानना पड़ेगा, क्या सही जगह टेबल के नीचे नोटिफिकेशन भेजी है ताकि एमसी को कहीं और देखना भी ना पड़े। फिर सभी लोग खाने के लिए शुक्रिया करते हैं और सीधे ही खाने पे टूट पड़ते हैं। और एक एक करके सभी लोग जैसी निवाल अपने मुंह में रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन्हें धरती पे जन्नत मिल गई हो। यहाँ बैटमैन तो फ्लैश की स्पीड से खाना खा रहा था और आर्चर खुशी से कहती है, ये एग रोल्स तो कितने ज्यादा अच्छे हैं। इन्हीं की टीम की एक और नॉर्मल लड़की कहती है, ये तो वैसे ही स्वीट एग रोल्स हैं जो कि जापानीज रेस्टोरेंट सर्व करते हैं, है ना। तो फैटी की वाइफ भी फुल कॉन्फिडेंस में हंसते हुए कहती है, हाँ तुम सही हो, प्लीज एंजॉय करो। इस सबको अच्छे से खाना खाते हुए देख के उसकी बेटी भी कहती है, अरे मम्मा, मुझे भी एग रोल्स खाना है। तो उसकी मम्मा भी उसकी तरफ देखती है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है, जब हमारे गेस्ट का खाना हो जाएगा फिर मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये सुन के तो उसकी बेटी रोने ही लग जाती है। तो पीछे से आर्चर कहती है, हे सयोन, क्या तुम मेरे साथ एग रोल्स खाना चाहोगी। ये सुन के तो इस लड़की की आंखें चमक जाती हैं, वो बिना देरी किए सीधा यहाँ से जंप लगाती है और सीधा ही आर्चर की गोद में। इसे कहते हैं उंगली दी तो गला पकड़ना। खैर वो तो बच्ची है, वो खुशी से एंजॉय करने लगती है एग रोल्स को और आर्चर भी बड़े प्यार से उठाती है एक एग रोल और सीधा ही सयोन के मुंह में रखती है और वो बहुत ही एंजॉय करने लगती है। अबे यार, ये देख के तो मुझे भूख लग गई। ये देख के फैटी की वाइफ कहती है, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, फैटी भी हमें भरता है। तभी किम जेओन भी पहली बार बोलता है, प्लीज तुम दोनों भी यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ सबके लिए खाना है। किम जेओन को ये कहते हुए देख के ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए ओके कहते हैं और फिर खुशी से कहते हैं कि हम दोनों को अब टूट पड़ना चाहिए। और अब क्या था, सभी लोग साथ में खाना एंजॉय करने लगते हैं और अपना एमसी सोचता है, ये तो कितना समय हो गया जब मैंने इतना अच्छे से खाना वाना खाया हो। देन वो खाते हुए याद करता है कि जब उसकी मम्मी उसके लिए खाना पैक पुक करके भेजा करती थी और वो आशा करता है कि सभी लोग अब भी ठीक हों। कुछ ही देर के बाद इनकी दावत खत्म हो जाती है। शायन अंगड़ाइयां लेते हुए कहती है, मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो उसकी मम्मा उसको गोदी में ले लेती है और अपनी दूसरी बेटी से कहती है, चलो अब सोने चलो। तो उसकी दूसरी बेटी भी हाँ कर देती है। ये लोग अब चले जाते हैं सोने और एमसी को ये सही मौका लगता है। तो एमसी भी कहता है, ठीक है, तो अब हमें उस अधूरी कन्वर्सेशन को शुरू करना चाहिए जो हमने पीछे छोड़ दी थी। तो सभी लोग ध्यान से सुनने लगते हैं और किम जेओन कहता है, तुम्हारी ग्रैंड मदर का घर पास ही में होने के बावजूद तुम उस तक क्यों नहीं जा पा रहे हो। ये सुन के सभी के पसीने छूटने लग जाते हैं और बेसबॉल देखता है कि यहाँ कोई नहीं बोल रहा है, तो वही कहता है, ये सब गॉब्लिन्स की वजह से हो रहा है। ये सुन के तो एमसी का चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही होगा कि पिछले एपिसोड्स में कैसे एमसी ने गॉब्लिन्स की रेल बनाई थी और वो लोग ये पूरी टेरिटरी छोड़ के ही भाग गए थे। तो वो पूछता है, क्या गॉब्लिन्स की वजह से। तो ये लोग भी हाँ करते हैं और बेसबॉल बताता है कि इन गॉब्लिन्स को अपार्टमेंट का बेसमेंट कॉम्प्लेक्स अच्छी छुपने वाली जगह लगती है और इसीलिए उन्होंने अपार्टमेंट के बेसमेंट को अपना घर बना लिया है। तो किम जेक भी सोचता है, अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। और बेसबॉल बताता है कि हम लोगों ने उनका नंबर एस्टिमेट किया है, वहां कुछ हजारों में तो गॉब्लिन्स होंगे ही। ये सुन के एमसी सोच में पड़ जाता है और वो मन में कहता है कि मेरी पावर अभी बस 30th फ्लोर पे ही काम करती है, इसीलिए गॉब्लिन्स अंडरग्राउंड रास्ते का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के नीचे के फ्लोर्स या बेसमेंट
बेसमेंट्स में भी आ सकते हैं। बेसबॉल यहाँ परेशानी भरा चेहरा बनाते हुए कहता है, हमने खुद देखा है यहाँ सारे अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड वाले एंट्रेंस आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हमारी यहाँ से ज्यादा आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये कोई मॉन्स्टर हंटिंग टीम है, कहीं और से आए हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। और बेसबॉल यहाँ आसपास ही रहता था और उसी ने इन सारे लोगों को अपने यहाँ खाने पे बुलाया था और उसी टाइम पे यही अपोकलिप्स शुरू हो गया। तो यहाँ किम जेयोन कहता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पर आसपास में गलियां भी तो थी। यहाँ बेसबॉल कहता है, हाँ हमारा ओरिजिनल प्लान तो गलियों से निकलने का ही था, पर हमने वहाँ गॉब्लिन्स से भी बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को देखा। ये सुन के तो एमसी के भी चिल्स निकलने लग जाते हैं, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो गॉब्लिन्स से भी ज्यादा खतरनाक है। तो बेसबॉल उसी मॉन्स्टर का फिगर इमेजिन करते हुए बताता है, हाँ वो किसी बेयर या फिर वुल्फ के जैसा लग रहा था। यहाँ बस एक ही रीजन था जिसकी वजह से हम उस मॉन्स्टर से बच के निकल पाए, वो रीजन था ये गॉब्लिन्स। ये गॉब्लिन्स का ग्रुप उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था और हम अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए हमने उस मॉन्स्टर को देखते ही वहां से दौड़ लगा दी। तो एमसी भी सोचता है, भालू या फिर भेड़िया। बेसबॉल कहता है, वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था इसलिए हम पक्का तो नहीं देख पाए, पर वो भालू या भेड़िया ही था। फिर एमसी हाथ बांध के ऐसा दिखाने लगता है कि जैसे उसे इसकी कोई चिंता ही नहीं है। वो कहता है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसे हमेशा ही इग्नोर कर सकते हैं। तो इस पे बेसबॉल भी हाँ कहता है। फिर वो सर झुका के कहता है, पर हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं। तो एमसी पूछता है, किस तरह की लिमिट्स? तो आर्चर बताती है, मैं बो का इस्तेमाल करती हूँ, मेरे एरोस जल्दी खत्म हो जाते हैं, और ये बॉल फेंकने का इस्तेमाल करता है, इसके लिए भी फेंकने वाली चीजें खत्म हो जाती हैं। तो एमसी पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है, ये प्रॉब्लम्स तो मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, क्या तुम अपनी बेसबॉल और अपने एरोस को मुझे दिखा सकते हो? या ये टीम तो यही सोच रही थी कि कैसे एमसी का ट्रस्ट हासिल किया जा सके, तो बिना कोई हेजिटेट किए अपना बो एंड एरोस और अपनी बेसबॉल तुरंत इसके सामने कर देते हैं। फिर किम जेयोन इन आइटम्स को रजिस्टर कराने के लिए शॉप को ओपन करता है और वहाँ पहले बेसबॉल को रजिस्टर करता है और देन वो बो की तरफ देखता है और बो को भी उठा के रजिस्टर करने लगता है। देन सिस्टम पे दो नोटिफिकेशन आती हैं। पहली में लिखा था, अगर तुम्हें ये आइटम्स नई की नई चाहिए होंगी तो तुम्हें 1,530,000 वॉन्स पे करने पड़ेंगे, क्या तुम फिर भी इसको लिस्ट करना चाहते हो? तो पहले एमसी इन सबसे पूछता है, क्या तुम सब लोग बो एंड एरोस का इस्तेमाल कर सकते हो? तो ये सब लोग आंखें चुराने लग जाते हैं, वो इधर उधर देखने लग जाते हैं कि जैसे ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ अपोकलिप्स चल रहा है भाई, कोई भी वेपन चलेगा हमारे लिए। तो कोई कुछ कहता नहीं है, पर एमसी समझ जाता है और वो बो एंड एरोस के 5 सेट्स खरीद लेता है। और वो ऐसे हाथ कर रहा था कि जैसे वो खुद ही जादू कर रहा हो, पर पीछे से वहां सिस्टम की लाइट आती है और यहाँ सारे बो एंड एरोस के सेट अपीयर हो जाते हैं। और अपना एमसी कहता है, भले तुम इनका इस्तेमाल ना कर सकते हो, पर फिर भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना, क्योंकि अब हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। ये मैजिक देख के इस टीम के 3 लोगों का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है। और इस बंदे का नाम तो ब्यायोंग है, पर मैंने इसका नाम क्या रखा था वो मैं भूल गया, तो अब से इसको हम बबलू बुलाएंगे। बबलू भी ये मैजिक देख रहा था और वो सोचता है, अनबिलीवेबल, अगर हम इस बंदे के साथ काम करें तो हो सकता है कि मैं ग्रैंड माँ को बचा पाऊं। यहाँ चमगादड़ हंसते हुए कहता है, मुझे तो इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास तो खुद का अपना बेसबॉल बैट था ना। तो ये कहता है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो बेसबॉल कहता है, फिर भी इन चीजों से हमारी हंटिंग स्पीड बहुत तेज जाएगी। तो चश्मिश भी एरोस देखते हुए कहता है, अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करें तो एरोस को वापिस लाने के लिए हमें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा उसने इसीलिए बोला क्योंकि इस टीम में बस आर्चर और बेसबॉल के ही पास सुपर पावर है और चमगादड़ के पास शायद कोई सुपर पावर नहीं है, वो अपने बेसबॉल बैट से ही सबकी खोपड़ियां तोड़ता है। अब बच्चे ये चश्मिश और ये नॉर्मल लड़की, तो इन दोनों को शायद बस यही काम मिलता होगा, एरोस को वापस लेके आओ या बेसबॉल कहीं गिर गई तो उसे उठा के लाओ। तो अब सब लोग इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चलो तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। देन अपना एमसी हाथ उठाते हुए कहता है, 1 मिनट, इससे पहले हम कुछ और करें, पहले हमें इन गॉब्लिन्स का कुछ करना पड़ेगा, इनका नंबर बहुत ज्यादा है, पहले हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ बेसबॉल भी कहता है, हाँ ये तो सही बोला, तो बताओ कब हम हंटिंग शुरू करें? तो किम जेयोन भी पूरे जोश के साथ कहता है, हाँ तो ये हंट कल शुरू होगा। तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इतनी जल्दी? तो अपना एमसी भी कहता है, हाँ जितनी जल्दी उतना ज्यादा अच्छा। वैसे तो यहाँ बेसबॉल के भी पसीने छूट रहे थे, पर वो भी कहता है, हाँ वैसे मैं तुमसे एग्री तो करता हूँ, उनके नंबर्स कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ते हैं। देन एमसी कहता है कि हम बबलू की ग्रैंड मदर को भी कल ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरली बबलू भी बहुत खुश हो जाता है, पर यहाँ बेसबॉल कंफ्यूजन में पूछता है, पर हम ऐसा करेंगे कैसे? तो हमेशा की तरह एमसी एक किलर स्माइल देता है और वो कहता है, हम यहाँ चारा डाल के ये करेंगे। ये सुन के पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है और यहाँ सभी लोग अब सोच में पड़ जाते हैं। आर्चर कहती है, वैसे ही काम कर सकता है, पर यहाँ चश्मिश को पसीने आ रहे थे, वो कहता है, ये तभी काम करेगा जब सारी चीजें स्मूथली जाएंगी। ये लोग सोच रहे थे, पर तभी यहाँ एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है कि फैटी को जो तुमने क्वेस्ट दी थी इन सबको खाना खिलाने की, वो उसने कंप्लीट कर ली है और रिवॉर्ड में उसे 30,000 वॉन दिए जा रहे हैं। किम जेयोंग इससे कंफ्यूज जाता है और वो सोचता है, क्या पैसे देने जरूरी है क्या? फिर वो थोड़ा सोचता है और वो समझ जाता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं क्वेस्ट देके अपने सिटीजन्स का लेवल बढ़ा सकता हूँ। फिर वो हाथ बांध के सोचने लग जाता है, जब तक मुझे कोई बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े मैं तब तक इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। और वो सोच रहा था कि ये किसी तरीके का बग है जो मैं पैसों से
लेवल बढ़ा रहा हूँ। अब ये बग है कि नहीं वो फ्यूचर में अभी पता चल जाएगा। और एक और नोटिफिकेशन आती है कि फैटी का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो गया है, अब उसका ट्रस्ट लेवल 50 तक पहुंच चुका है, तो उसके लिए लॉयल्टी भी अनलॉक हो गई है, उसका लॉयल्टी लेवल भी 30 है। अब इससे पहले कि तुम कंफ्यूज हो, मैं तुम्हें पहले बता दूं, ट्रस्ट लेवल अलग है। ट्रस्ट लेवल मतलब कि भरोसा, और लॉयल्टी लेवल अलग है। लॉयल्टी मतलब कि वफादारी। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि फैटी ने वेसल बनने की पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है। फिर हमें फैटी की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहां पर उसका ट्रस्ट 51 था और लॉयल्टी 62 लेवल पे पहुंच चुकी थी, और उसके पास अभी कोई अवेकेंड पावर नहीं थी और बाकी स्टेट नॉर्मल थे। और एमसी ने तो पिछले चैप्टर्स में ही सोच लिया था कि जब फैटी का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो इसको वेसल बनाएगा, इसीलिए वो मन ही मन में सिस्टम को कमांड देता है कि फैटी को वेसल के तौर पर रजिस्टर कर दो। जैसे ही एमसी कमांड देता है, फैटी को कुछ अजीब सा ही फील होने लग जाता है। इससे वो बहुत हैरान हो जाता है। इसे फील करते हुए वो कहता है मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। और यहाँ एमसी के पास नोटिफिकेशंस आती है कि तुम्हारा पहला वेसल रजिस्टर हो चुका है, तो रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें एक वेसल को अपने पास समन करने की स्किल दी जाती है। फिर हमें इस वेसल समनिंग के स्किल के बारे में बताया जाता है कि कहीं भी कोई भी वेसल हो तो उसको अपने घर पे समन किया जा सकता है, पर एक बार उस वेसल को समन करने के बाद दोबारा उसको 2 घंटे में समन नहीं किया जा सकता। फिर फैटी की स्टेटस विंडो दोबारा दिखाई जाती है जहां पर फैटी का लेवल अब 9 से सीधा 20 हो चुका है, और उस लेवल के आगे प्लस का साइन भी आ रहा है। उसके टाइटल में फर्स्ट सर्वेंट लिखा हुआ आ रहा है, और उसने एक एबिलिटी को भी अवेकन कर लिया है, स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला। ये सी रैंक की स्किल है, ये एक पैसिव स्किल है, मतलब ये स्किल फैटी के लिए हमेशा ही एक्टिवेट रहेगी। इस स्किल के अकॉर्डिंग फैटी के पास अब गोरिल्ला जितनी ताकत आ गई है। और हमें फर्स्ट सर्वेंट के टाइटल के इफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि ये वेसल जितने भी लोगों को हंटिंग करेगा उसका एक्सपीरियंस और गोल्ड जितना भी होगा वो डबल हो जाएगा। और अगर वो वेसल हाउस के 5 मीटर के दायरे में है तो तुम उसके ऊपर अल्टीमेट आइस नामक स्किल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्किल तुमने देखी होगी, इसी की हेल्प से वो अपने घर में चारों तरफ कहीं पे भी देख सकता है। या एमसी भी देखता है कि यहाँ लेवल इसका 20 हो गया है, पर इस लेवल के बगल में प्लस का आइकन किसका है। वो इसके ऊपर क्लिक करता है, वहां पर लिखा आ रहा था कि तुम अपने वेसल का लेवल इंक्रीज करना चाहते हो, अगर हाँ तो तुम्हें 10 लाख वॉन लगेंगे। ये देख के तो एमसी की फटके 64 हो जाती है। क्या 1 मिलियन वॉन बस लेवल इंक्रीज करने के लिए? ये देख के तो एमसी भी अपना सर पकड़ लेता है। फैटी की वाइफ पूछती है कुछ हुआ है क्या? तो एमसी कहता है कुछ नहीं। फिर वो फैटी की तरफ देखता है और वो कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है? तो फैटी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ ओवरफ्लो कर रही है। क्या तुमने ये सब किया है क्या? यहाँ हमें दिखा रहे थे उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा सा निकल रहा है। अपना एमसी कहता है हाँ तुमने सही कहा। फैटी इस ताकत को फील करते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 10 साल जवान हो गया हूँ। तो एमसी एक प्यारी सी स्मेल लेता है, और ये देख के तो तुम भी समझ गए हो कि फैटी के साथ कुछ तो होने वाला है। देन एमसी एक बोर्ड उठा के फैटी की तरफ करता है और कहता है अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसी टीम के साथ मिशन पे जाओ। ये देख के तो फैटी की भी फट जाती है और कहती है क्या माफ करना। देन एमसी फैटी को बॉय एंड एरो पकड़ाते हुए सोचता है कि सिटीजन्स को एडिशनल 10% एक्सपीरियंस का बोनस मिलता है, और वेसल्स को सीधा डबल एक्सपीरियंस मिलता है, और पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। या फैटी तो इसके बारे में सोचते ही बहुत ज्यादा घबरा रहा था, पर एमसी कहता है कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉन्स्टर को मारना। तो फैटी भी कांपती आवाज में कहता है ठीक है। बेचारे के पास ऑर्डर मारने के अलावा कोई और चॉइस भी तो नहीं है, पर यहाँ अपना बेदर्द एमसी स्माइल देता है और वो कहता है अब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग मिशन पे जाएंगे, यहाँ पे मॉन्स्टर को हंट करेंगे, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग क्लीन अप करेंगे, जितने भी सरप्राइवर बच्चे कुछ होंगे उनको वापस से लाने की ट्राई करेंगे, और ये सब कुछ ये लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और सबसे मेन चीज अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को देखा है और अब तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। और कमेंट सेक्शन में इस सीरीज के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करो। मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, सबको लाइक भी करता हूँ भाई। तो सब लोग अपना कमेंट्स बताओ मुझे, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।